वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 5वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जनवरी महीने के इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस की वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगी। उसके लिए आपको वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। किसी भी अदर पीडीएफ को अवेल करने के लिए आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि डिब्रू सैखोव नेशनल पार्क के बारे में है। आसाम के सीएम ने भी कहा कि 31 जनवरी लास्ट डेट होगी, तब तक हम डिब्रू सैखोव नेशनल पार्क के जो ड्वेलर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट कर देंगे। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, बैकग्राउंड से समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि डिब्रू और सैखोव ये दो फॉरेस्ट रिजर्व हुआ करते थे, जिनको 1986 में आपस में क्लब करके डिब्रू सैखोव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। उस समय वहां दो गांव हुआ करते थे, लइका और डोधिया। इनका जिक्र किया गया कि ये गांव इस रीजन में आते हैं। 1999 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। जब नेशनल पार्क का दर्जा इसको दिया गया तो वहां पर इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि लइका और डोधिया नाम के दो गांव इस नेशनल पार्क के अंदर आ जाते हैं। चूंकि नेशनल पार्क के अंदर कोई भी डेलिंग नहीं हो सकती, लोग रह नहीं सकते, तो जब भी कोई एरिया फॉरेस्ट यहां पर नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है तो फिर जो लोग वहां रह रहे हैं वो कंपनसेशन की डिमांड करते हैं, उनको रिहेबिलिटेट कर दिया जाता है। उनके लिए जो भी रिक्वायर्ड नीड की चीजें होती हैं प्रोवाइड करवाई जाती हैं गवर्नमेंट की ओर से। अब यहां पर ना तो कोई कंपनसेशन दिया गया और ना ही उन्हें रिहेबिलिटेट किया गया। वहां लोग अभी तक रह रहे थे। अब चूंकि वो नेशनल पार्क है तो कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज तो वहां हो नहीं सकती। ना तो स्कूल बनेंगे, ना हॉस्पिटल्स बनेंगे, ना ही सड़कें बनेंगी। अब इससे वहां के गांव के लोगों को काफी दिक्कत होने लगी। तो अभी वो लोग धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा रिहेबिलिटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, हमें भी जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट है उससे जोड़ा जाए। तो इसी बात को लेकर अभी 31 जनवरी की डेडलाइन को डिसाइड किया गया है कि अब इनको यहां पर रिहेबिलिटेट किया जाए। ये काफी डिसअपॉइंटिंग है कि अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया कि ये दो गांव नेशनल पार्क के अंदर हैं और इनके रिहेबिलिटेशन पर हमें काम करना है। तो एक तरीका का फेल्योर है, बट अभी भी इनका रिहेबिलिटेशन हो जाए तो वो बेहतर होगा। बात करते हैं डिब्रू सैखोव नेशनल पार्क के बारे में। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो कि आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल दक्षिण में मिलेगा आपको। ये एक स्वैम्प फॉरेस्ट भी है। स्वैम्प एक प्रकार का वेटलैंड होता है, ऐसा वेटलैंड जिसमें आपको ट्री मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे। इसके अलावा मार्स होता है, मार्स भी वेटलैंड होता है बट वहां पर आपको केवल ग्रास मिलती है। तो ये अंतर है मार्स और स्वैम्प में। स्वैम्प में पेड़ भी मिलते हैं, मार्स में केवल ग्रास मिलता है। तो ये लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट है। अब यहां पर देखिए जो फॉरेस्ट टाइप है वो क्या मिलता है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट मिलेंगे, वेटलैंड वाला एरिया मिलेगा, नदी के किनारे का जो एरिया है वो भी मिलेगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के पैचेस में मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, नोटिफाई किया गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। काफी फेमस है ये रेड व्हाइट विंग्ड वुड डक के लिए और फेरल हॉर्सेस के लिए। फौना की बात करें तो यहाँ पर आपको टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, जंगल कैट, बियर्स, स्मॉल इंडियन साइवेट, स्क्वेरल, गैंगेटिक डॉल्फिन, हुलुक, गिबन, ये सभी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए मागुरी मोतापुंग वेटलैंड है जो कि इस रिजर्व का ही हिस्सा है। आर्टिकल जो कि इंडियन पेंगोलिन के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में उड़ीसा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस बात पर काफ़ी जोर देकर कहा कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रिक्ट निगरानी करनी होगी अगर हम पेंगोलिन की पोचिंग या ट्रेडिंग को रोकना चाहते हैं। तो पेंगोलिन कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि यहाँ पर एक इमेज लगाई गई है। बहुत फ्रीली कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पर पेंगोलिन की इमेजेस एंड वीडियो शेयर किए जाते हैं और जो खरीदने वाले लोग हैं वो उसे खरीदते हैं, प्रॉपर ट्रेडिंग होती है। इसे रोकने की ज़रूरत है। पेंगोलिन के बारे में बात करें तो ये एक स्केली एंड ईटर मैमल होता है। आपको इसके ऊपर एक परतदार स्कल दिखेगा। इसके पास केराटिन स्केल्स होते हैं जो इसकी पूरी स्किन को कवर करके रखते हैं, जिसे आप इमेज में इस तरीके से देख सकते हैं। ये इसको सिक्योर करते हैं किसी भी अन्य जीव के अटैक से जहां तक पॉसिबल हो पाता है। ये देखिए, अगर आप इनके डाइट की बात करें तो ये कीट भक्षी होते हैं, कीड़ों को खाते हैं। मेनली चींटियों को और टर्माइट्स को अपनी लंबी जीभ की मदद से ये आसानी से पकड़ के खा लेते हैं अपनी टंग की मदद से। टाइप्स की बात करें तो देखिए पेंगोलिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो दो टाइप्स मिलते हैं। वैसे तो 8 स्पीसीज होती हैं इसकी। इंडियन पेंगोलिन ऑब्वियसली इंडिया में मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइनीज पेंगोलिन भी इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं तो अगर आप इंडिया का जो एरिड रीजन है
हाई हिमालयाज का या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का वहाँ छोड़ दें तो लगभग हर जगह मिल जाएंगे। बाकी जो ये पेंगोलिन की प्रजाति है वो आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इन जगहों पे भी मिल जाएगी। चाइनीज़ पेंगोलिन आपको हिमालयन फुटहिल्स में मिल जाएंगे और फिर नेपाल, भूटान, नदर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, सदर्न चाइना यहाँ पर मिल जाएंगे। कंजर्वेशन स्टेटस इंपॉर्टेंट है। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। तो ये बातें आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से यूपीएससी अक्सर प्रश्न पूछ लिया करती है और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है, मतलब अच्छी खासे लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ग्रांट किए गए हैं। थ्रेट वही हंटिंग एंड पोचिंग, कई बार कंजम्पशन के लिए तो कई बार ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, इनका इंटरनेशनल ट्रेड भी किया जाता है कई बार इनके मीट और स्केल्स के लिए ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में लाइक चाइना और वियतनाम। ये तो कुछ भी खाने में कंफर्टेबल रहते हैं तो इसको भी खा जाते हैं। अगला आर्टिकल है वो उमेद पावनी करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी एक टाइग्रेस और उनके 2 बच्चे मरे हुए पाए गए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये जो करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये महाराष्ट्र के नागपुर में सिचुएटेड है। इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। उमेद पावनी करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से भी जुड़ा हुआ है एक फॉरेस्ट के माध्यम से, जो कि वेनगंगा रिवर के बिल्कुल सटा हुआ है, उससे ये जुड़ता है उससे। और जो वेनगंगा रिवर है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। इस सेंचुरी में आपको कई सारे जीव दिख जाएंगे लाइक टाइगर, गौर, वाइल्ड डॉग्स और कुछ रेयर एनिमल्स लाइक फ्लाइंग स्क्वायरल, पेंगोलिन्स और हनी बैजर्स। लोकेशन डिस्कस कर चुके हैं, महाराष्ट्र का नागपुर। कुछ और भी प्रोटेक्टेड एरियाज जो महाराष्ट्र में हैं उनके बारे में भी जानकारी रखिए। तडोबा नेशनल पार्क, गूंगावल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, मेलघाट टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व। हमारा अगला आर्टिकल डीपोर बील के बारे में है। आसाम ने अभी कम्युनिटी फिशिंग को रोक दिया है डीपोर बील में, जो कि एक वेटलैंड है, गुवाहाटी के साउथ वेस्टर्न किनारे पर आपको मिलेगा और आसाम की एकमात्र ये रामसार साइट भी है। तो अब वहां पर जब एक साथ लोग मिलकर जाते थे, फिशिंग वगैरह करते थे, उसको उन्होंने रोक दिया, बोले इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। डीपोर बील की बात करें तो आपको ये लोकेशन हमने देखा गुवाहाटी सिटी में, जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, वहां पर सिचुएटेड मिलेगा। ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो पहले का चैनल था बिल्कुल उसके पास में, मेन रिवर के साउथ में आपको देखने को मिलता है। ये एक वेटलैंड है। रामसार कन्वेंशन के तहत इसे 2002 में लिस्ट किया गया था ताकि अच्छी तरीके से हम इसे कंजर्व कर सकें। ये लोअर आसाम के ब्रह्मपुत्रा वैली में कुछ बड़े वेटलैंड्स में से एक है। इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी है, कई सारी माइग्रेटरी स्पीसीज भी आती हैं यहाँ पर। फोना की बात करें तो आपको यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स मिलते हैं, लेसर एडजस्टेंट स्टॉक्स और एशियन एलिफेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए जो फ्रेश वाटर फिश है जो यहाँ डीपोर बिल में मिलती है, आसपास के लोगों की इनकम का सोर्स है, वो मछली पकड़ के अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन वेटलैंड इकोसिस्टम की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अब इस पर रोक लगा दी गई है, जबकि बहुत सारे लोग उस पर डिपेंडेंट भी रहते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो एशियन वाटर बर्ड सेंसस के बारे में है। सेंसस मतलब नंबर्स पता करेंगे कितने हैं। 2 दिनों का एशियन वाटर बर्ड सेंसस कमेंस किया गया आंध्र प्रदेश में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के एम्बिट में। यह है क्या, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे वाटर बर्ड सेंसस होता है। पहले वाटर बर्ड्स क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल के मुताबिक वाटर बर्ड्स को आप ऐसी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो कि इकोलॉजिकली वेटलैंड्स पे डिपेंडेंट होते हैं, वेटलैंड के आसपास रहते हैं, वहीं पे फीड करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर भी होते हैं, मतलब अगर वाटर बर्ड्स ज़्यादा हैं किसी भी वेटलैंड के आसपास, मतलब वो वेटलैंड अच्छी कंडीशन में है, नहीं है तो खराब कंडीशन में है। तो आप वाटर बर्ड्स का मतलब समझ गए। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो वाटर बर्ड सेंसस होता है इसे इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस कहा जाता है, जिसे वेटलैंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट करता है। इसी के एम्बिट में अलग अलग रीजन्स में वाटर बर्ड सेंसस होते हैं। तो एशिया में जो वाटर बर्ड सेंसस होता है उसे एशियन वाटर बर्ड सेंसस कहा जाता है। ऐसे ही अन्य एरियाज में भी होता है लाइक अफ्रीका, यूरोप, वेस्ट एशिया, नियोट्रॉपिक्स, कैरेबियन। अभी नियोट्रॉपिक्स क्या है, नियोट्रॉपिक्स में देखिए जो साउथ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है और कुछ हिस्सा कैरेबियन का आ जाता है, उसे नियोट्रॉपिक्स कहा जाता है। अब देखिए एशियन वाटर बर्ड सेंसस को 1987 में स्टार्ट किया गया था। बाद में ये काफी तेजी से एशिया के बड़े हिस्से को कवर करने लगा। इंडिया में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसे वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ मिलकर हर साल ऑर्गेनाइज करता है। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि हम एनुअल बेसिस पे वाटर बर्ड्स की पॉपुलेशन को जानें, उनके स्टेटस को एनुअल बेसिस पे मॉनिटर करें, वेटलैंड्स वगैरह सही है कि नहीं है, उनका स्टेटस क्या है,
और इनकरेज करें ताकि वाटर बर्ड्स, वेटलैंड्स, इसके बारे में लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाए। अभी हाल फिलहाल में जो सेंसस हुआ उसमें निकल के क्या आया, ज़रूरत यह है कि जो बर्ड वॉचर्स हैं स्टेट में वो ज़्यादा जाएं, हमें प्रॉपर इनपुट्स भी मिले ताकि हम अच्छा एक डिज़ाइन डेवलप कर सकें कि हम कैसे वाटर बर्ड्स को और अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं। स्पेशली बात की गई इंडियन स्किमर के बारे में। इंडियन स्किमर एक बर्ड होती है, इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। काकीनाडा कोस्ट जो आंध्र प्रदेश का है वहां पर ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा स्टडी किए जाने की आवश्यकता है, ये बात की जा रही है। इंडियन स्किमर एक वाटर बर्ड स्पीसीज है, काफ़ी यूनिक लगती है ये, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में मिलेगी, उसके अलावा ऑरेंज कलर की इसकी चोंच दिखेगी। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप इमेज में भी देख सकते हैं, बहुत प्यारी बर्ड है ये सदर्न एशिया में आपको देखने को मिलती है, रिवर्स और एस्चुरीज के आसपास मिलेगी। अगर आप इंडिया में इसे देखना चाहें तो चंबल रिवर सेंट्रल इंडिया में वहां पर आपको मिल जाएगा, उसके आसपास के इलाके में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी दिख जाएगा। कंजर्वेशन स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। आर्टिकल जो कि कैरेकल के बारे में है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने अभी अपनी 60th मीटिंग में यह कहा कि जो कैरेकल हैं उन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में डाल दिया जाए। यही है कॉन्टेक्स्ट। इसका साइंटिफिक नेम कैरेकल है। एक मीडियम साइज वाइल्ड कैट होती है, बिल्ली, थोड़ी बड़ी होती है, यूजुअली आपको अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में देखने को मिल जाएगी। वैसे ये सेंट्रल एशिया और इंडिया में भी मिलती है, तभी तो हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इसके टेक्सचर्स की बात करें तो ये गहरे पीले रंग की होती है, रेडिश गोल्ड कलर होता है इसके चिन का। जो थ्रोट एंड अंडर साइड हैं, यहाँ के कलर्स की अभी तक हम बात कर रहे थे, इसके लार्ज एंड पॉइंटी ईयर्स होते हैं, जहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर टिप पर मिलेगा भी, जैसा कि आप इस इमेज में भी हल्का देख पा रहे होंगे। वैसे आप ऐसी इमेजेस को सर्च कर सकते हैं गूगल पर, वहाँ पर आपको और अच्छे से दिख जाएगा। अब यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया हंटर होती हैं, बहुत तेज होती हैं। बर्ड्स, रोडेंट्स, जो चूहे या उसके प्रजाति के जीव होते हैं, नेवले, कई बार तो छोटे मंकीज का भी शिकार कर लिया करती हैं। इंडिया में जो कैरिकल्स हैं उनकी हंटिंग प्रोहिबिटेड है, काफ़ी रेयर स्पीसीज है। इसकी एक सब स्पीसीज जो कि काफ़ी रेयर है वो इंडिया में पाई जाती है, जो कि अरेबिया और सेंट्रल एशिया में भी मिलती है। इंडिया में ये कैरिकल्स ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न और श्रब फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के। ऐसे आपको राजस्थान, गुजरात में मिलेंगे, बहुत कॉमन नहीं है बट दिख जाते हैं। अगला आर्टिकल जो कि एनकेव्स इंडिया फोरम 2021 के बारे में है। एनकेव्स का फुल फॉर्म है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज, इंडिया फोरम 2021। इसे अभी ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। अब यहां पर देखिए, आप नाम को जरा सा ध्यान से पढ़िएगा, आपको पूरा आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। इकोसिस्टम सर्विसेज का वैल्यूएशन और अकाउंटिंग करने के लिए यह फोरम अभी तैयार किया गया। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब आप समझ लीजिए, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, वो हमें कई तरीके की सर्विसेज देती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि पानी बरसता है जमीन पर, वो पत्तों, जो सड़े गले पत्ते हैं उनसे होकर गुजर के बिल्कुल प्योरीफाई हो जाता है, फिर वो मिट्टी की कई सारी लेयर्स को क्रॉस करते हुए कई सारे मिनरल्स एक्यूमुलेट करता है, फिर वो एक्वाफर में चला जाता है। फिर आप सीधे एक्वाफर में से पानी निकालते हैं और आपको मिनरल वाटर मिल जाता है। इसी वाटर को प्योर करने के लिए या फिर उसमें मिनरल्स डालने के लिए एक कंपनी को बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे। तो कुल मिला के एनवायरमेंट आपको फ्री में मिनरल वाटर दे रहा है। ये इकोसिस्टम सर्विस है, मतलब पानी को प्योर करना या फिर हवा को प्योरीफाई करना, और भी कई तरीके की सर्विसेज हमें इकोसिस्टम देता है। हम उसकी वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे कि किस देश के पास कितना नेचुरल कैपिटल है। मतलब नेचुरल कैपिटल का मतलब हो सकता है आपके पास कितने पेड़ हैं संख्या में, एकड़ में, जो आपको सर्विसेज दे सकते हैं, तो उसे आपकी नेचुरल कैपिटल माना जाएगा। तो जो एनकेव्स है वो थियरी और प्रैक्टिस में एनवायरमेंटल और जो इकोसिस्टम अकाउंटिंग है उसका काम करेगा। कहां पर? 5 देशों में, ब्राजील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका में। अब चूंकि ये फोरम है, मतलब कई सारी बॉडीज होंगी, इसे ज्वाइंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम और सेक्रेटेरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन तीनों एंटिटीज के द्वारा मिलकर। इसका उद्देश्य यह है कि जो 5 पार्टिसिपेटिंग पार्टनरशिप कंट्रीज हैं वहां पर हम ये देखें कि जो इन्वायरमेंट है उसकी इकोनॉमिक अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। 2021 के अंत तक ये काम किया जाएगा। जो फंड मिलेगा वो यूरोपियन यूनियन के पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट के तहत दिया जाएगा। यहां पर जो नेशनल फोरम है इंडिया के लिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडिया के अचीवमेंट क्या है नेचुरल कैपिटल को लेकर। हम एनसीए में इंडिया की जो प्रायोरिटीज हैं उनको डिसाइड करेंगे, और जो स्टेक होल्डर्स अभी इंटरनेशनल एजेंसीज में एनसीए के एरिया में जो कुछ भी काम हुआ है उसके बारे में हम उनको बताएंगे, सभी स्टेक होल्डर्स को। एनकेव्स इंडिया फोरम 2021
देखिए, इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ मिलकर। वर्चुअल फॉर्मेट में अभी से रिलीज किया गया है। हमें लोगों को अवेयर करना है कि इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव क्या है जो हमें सर्विसेज देता है या उसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू है। अब यहाँ पर हमारा जो नेचुरल कैपिटल है उसमें किस प्रकार से हमारा इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो अंटार्कटिक ओजोन होल के बारे में है। अंटार्कटिक ओजोन होल के बारे में अभी WMO ने ये बोला कि ये बंद हो चुका है, अच्छी बात है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात कही। अंटार्कटिक ओजोन होल हर साल कुछ समय के लिए दिखता है, पहले काफी बड़ा था, धीमे धीमे इसकी रिकवरी हो गई है। इसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया एक अंटार्कटिक सर्वे साइंटिस्ट फॉर्मन गार्डिनर और शैंकलिन के द्वारा 1985 में। ये लॉन्गेस्ट लास्टिंग और लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट होल रहा ओजोन में, जो लगभग 40 सालों तक जो भी हमने मॉनिटर किया सबसे बड़ा होल हमें यही मिला। देखिए, ओजोन लेयर का डिप्लेशन एक ग्लोबल फेनोमेना है, होता रहता है जगह जगह पे, लेकिन ये डिप्लेशन अंटार्कटिक में कुछ ज्यादा देखने को मिला। काफी गहरा होल देखने को मिला जिसे ओजोन होल कहा गया। अब ओजोन होल ऐसा कुछ नहीं है कि एक कोई गड्ढा हमें आसमान में दिख रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए, जो ओजोन है अगर आप देखें तो केमिकली ऑक्सीजन के 3 एटॉम्स यानी कि O3 को ओजोन कहा जाता है। अपर एटमॉस्फेयर में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये हमें मिलते हैं। हम लेयर तो कहते हैं, बट एक्चुअली में वहां के एटमॉस्फेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कई बार कुछ जगहों पे तो ये थिक होते हैं, लेकिन जहां पर ये थिक भी होते हैं वहां पर भी लगभग 1 मिलियन एयर मॉलिक्यूल्स में कुछ मॉलिक्यूल्स ओजोन के होते हैं, मतलब ये मिक्स होता है। लेकिन फायदा इसका ये होता है कि जो हार्मफुल सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आती हैं ये उसे सोख लेते हैं। अगर ये धरती पर आ जाए तो स्किन कैंसर या बाकी डिसीजेस का खतरा बढ़ जाएगा, तो ये इससे हमें बचा लेते हैं। लेकिन अंटार्कटिक रीजन में वहां पर इनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया था, जिससे काफी चिंता जाहिर की गई थी। अब होता यह है कि क्लोरीन और ब्रोमाइड जो एटॉम्स होते हैं वो O3 के साथ रिएक्ट करके उसे खत्म कर देते हैं। अब इसका एमिशन अंटार्कटिका में तो नहीं होता, इसका एमिशन यूजुअली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, लेकिन एयर सर्कुलेशन के माध्यम से ये अंटार्कटिका में पहुंच जाते हैं। और वहां पर जब सर्दी पड़ती है तो बहुत सर्द एटमॉस्फेयर बन जाता है, जिसकी वजह से एक स्पेशल कंडीशन तैयार होती है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स तैयार होते हैं। ये क्लाउड्स इन केमिकल्स को काफी हाइट पर लेकर जाते हैं और इन स्पेशल कंडीशंस की वजह से अंटार्कटिका में जो ओजोन का डिप्लेशन है वो काफी स्पीड अप हो जाता है, तेज हो जाता है। ओजोन को डिप्लीट करने वाले जो सब्सटेंस हैं उनमें नाम आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन क्लोरोफॉर्म, हैलोन्स और मिथाइल ब्रोमाइड का। आर्टिकल सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में है। अभी हाल ही में बर्ड फ्लू के कंफर्म्ड केसेस के बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने विजिलेंस स्टार्ट कर दिया है सुल्तानपुर नेशनल पार्क में भी, ताकि वहाँ पर बर्ड फ्लू के केसेस बढ़ने ना पाएँ। ये नेशनल पार्क हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है। अब यहाँ पर कुछ बातें हम सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में भी कर लेते हैं। गुड़गांव का नाम बदलकर ऑफिशियली गुरुग्राम रखा जा चुका है। बर्ड वॉचर्स के लिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क एक बर्ड पैराडाइज है। वहाँ पर कई प्रकार की फेमस माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिल जाएंगी। एट द सेम टाइम रेसिडेंट बर्ड्स भी मिलेंगी जो वहाँ हमेशा रहती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स इस पार्क में सितंबर के आसपास आने लग जाती हैं और मार्च अप्रैल तक यहाँ पर बनी रहती हैं। इस नेशनल पार्क को 1991 में नेशनल पार्क के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर आपको ब्लैक बक, नीलगाय, हॉक डियर, सांभर, लेपर्ड इस प्रकार के मैमल्स मिल जाएंगे। बर्ड्स की बात करें तो साइबेरियन क्रीन्स, ग्रेटर फ्लेमिंगोज एंड डेमोसेल क्रेन, ये सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क भी है जो कि आपको यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो यूफ्रेंटा सिरुवानी के बारे में है। ये फ्रूट फ्लाई की एक नई स्पीसी है जिसे अभी हमने तमिलनाडु के कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में खोजा है। सिरुवानी एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट का, उसी के नाम पे इस फ्रूट फ्लाई का हमने नाम रख दिया। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कोई भी ऐसा एरिया होता है जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच हो, आउटस्टैंडिंग हो, बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा हो, उसे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो सिरुवानी नाम है एक हॉटस्पॉट का, उसी के नाम पर इस फ्रूट फ्लाई का नाम रखा है। ये यूफ्रांटा सिरुवानी टेफ्राइडी जो फैमिली होती है फ्रूट फ्लाइज की, उससे बिलोंग करता है।
104 प्रजातियां अभी तक हमारी जानकारी में हैं, जिनमें से 14 भारत में पाई जाती हैं और उस लिस्ट में अब एक नाम और जुड़ गया है, इस यूफ्रांटा सिरुवानी का। फीचर्स की बात करें तो आपको इसके पंखों में वी शेप्ड ब्लैक बैंड दिखेगा, इस प्रकार का देखिए, ये वी शेप्ड ब्लैक बैंड आपको दिख रहा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट बैंड, ये वी शेप्ड है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक पट्टी मिलेगी गले के पास में, जो गले तक जुड़ती रहती है। ये जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं, ये फलों पर अपने अंडे देती हैं और जो फल की लुगदी होती है पल्प, उसका लार्वा उसी पर फीड भी करता है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन और प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने MEE यानी कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन को रिलीज किया है। अब नाम से स्पष्ट है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज इंडिया में हैं उनका मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव है, हम इसे इवैल्यूएट करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, इंडिया में 146 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं पूरे देश में। अब ये जो पूरा मी है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, इसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक प्रकार का असेसमेंट मैकेनिज्म है। हम देखेंगे कि जो पूरा नेशनल पार्क है या कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां पर प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स कैसे चलाए जा रहे हैं ताकि उस पूरे एरिया को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम इस एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे तो इन स्पीसीज को बचाएंगे, क्या हम उसे पूरा कर पा रहे हैं? यहां पर रेटिंग दी जाएगी 4 लेवल पे, पुअर, फेयर, गुड और वेरी गुड के फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पर जो टर्म है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, इसका मतलब कुछ थीम्स पर है जिसके बेसिस पर हम प्रोटेक्टेड एरियाज को प्रिजर्व कर रहे हैं। पहला, डिजाइन एंड प्लानिंग इशू, जो इंडिविजुअल साइट्स हैं वहां पर या फिर पूरे प्रोटेक्टेड एरिया में, वहां पर हम किस प्रकार के प्लानिंग डिजाइन तैयार कर रहे हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जिनको हैंडल किए जा रहे हैं। दूसरा, जो हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम है उस प्रोटेक्टेड एरिया के लिए, वो कितना ज्यादा पर्याप्त है और अप्रोप्रिएट है। तीसरा है, जो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको लेकर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जब उनको बनाया जाता है तो एक ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया जाता है। लाइक यहाँ पर अगर सपोज करिए कि हाथी हैं या फिर एलिफेंट्स हैं, हमें उन्हें प्रिजर्व करना है, तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम एक एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। तो क्या हम वो अपना ऑब्जेक्टिव अटेन कर पा रहे हैं? अब ये जो असेसमेंट हम कर रहे हैं, इस असेसमेंट को करने के लिए हमें कुछ आधार चाहिए, कोई थीम चाहिए, हम कैसे असेसमेंट करेंगे? तो देखिए, ऐसा कुछ मैकेनिज्म पहले से भी तैयार किया गया है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उन्होंने भी एक असेसमेंट का पूरा फॉर्मेट हमें दिया हुआ है। एट द सेम टाइम वर्ल्ड कमीशन ऑफ ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, WCPA, उनका भी एक फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको एसेस किया जा सकता है। देखिए, जो WCPA है ये हमें दोनों ही दिशा में मदद करता है। एक तो गाइड करता है कि हम असेसमेंट सिस्टम कैसे डेवलप कर सकते हैं, दूसरी ओर ये हमें ये भी इनकरेज करता है कि क्या बेसिक स्टैंडर्ड्स हम अपना सकते हैं जब भी हम असेसमेंट करें या रिपोर्टिंग करें। तो जो WCPA का फ्रेमवर्क है वो काफी मदद कर देता है किसी भी देश को कि वो अपने देश में जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको इवेलुएट कर सके। तो जो WCA का फ्रेमवर्क है वो 6 पैरामीटर्स पर या 6 एलिमेंट्स पर बेस्ड होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में प्लानिंग हो रही है, क्या प्लानिंग हो रही है, क्या इनपुट्स लगाए जा रहे हैं, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या निकला और फाइनल आउटकम हमें क्या दिखा। देखिए, इस टूल की मदद से एट प्रेजेंट जो इंडिया के पास 903 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे 146 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, लेकिन जब आप उसमें अनप्रोटेक्टेड एरियाज को भी इंक्लूड कर देंगे तो लगभग ये संख्या आपको 903 मिल जाएगी। इंडिया का 5% जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो इंडिया के प्रोटेक्टेड एरियाज में आ जाता है। इंडिया 70% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन और 70% एशियाटिक लॉयंस को कवर करता है। 60% लेपर्ड्स की पॉपुलेशन आपको इंडिया में मिलेगी। इस लिहाज से बहुत जरूरी है कि हम असेसमेंट करें कि हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड एरियाज वास्तव में प्रोटेक्टेड हैं भी या नहीं। तो हमने असेसमेंट किया, क्या निकल के आया? जो बात निकल के आई वो अच्छी है, हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहा, हमने उसका मीन निकाला, माध्य निकाला, जो हमें स्कोर मिला आउट ऑफ 100 दैट वाज 62.01%। ये ग्लोबल मीन से बढ़िया है। जो ग्लोबल मीन है प्रोटेक्टेड एरियाज का वो 56% है, जबकि हमारा 62.01% है, मतलब बेहतर है। ईस्टर्न रीजन काफी बढ़िया रहा, नदर्न रीजन का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली कम रहा, दैट इज विद द स्कोर 56, जबकि जो ईस्टर्न रीजन है वहां पर स्कोर 66.12% रहा। सबसे बढ़िया नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हम बात करें तो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ने भी अच्छा पैरामीटर अवेल किया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगर हम सबसे खराब
नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो जो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश की, उसने सबसे खराब परफॉर्म किया है। अगला आर्टिकल है वो हौबारा बस्टर्ड के बारे में है। इसके पहले भी हमने इस पर आर्टिकल डिस्कस किया था। यूएई के 11 मेंबर्स जो हैं रॉयल फैमिली के, वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उन्हें पहले ही अनुमति दे दी गई थी कि वो हौबारा बस्टर्ड को हंट कर सकते हैं, उनको लाइसेंस दे दिया गया था पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से। तो वो अब हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। जो एशियन हौबारा बस्टर्ड है उसे मैकफीज बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टेरेस्ट्रियल बर्ड है। एशिया में, मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ये पाया जाता है। कई सारी जो बस्टर्ड की स्पीसीज हैं ये उनमें से एक है। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया में पाया जाता है, बिल्कुल उससे मिलती जुलती ये स्पीसीज है। हैबिटेट की बात करें तो एरिड क्लाइमेट में रहना पसंद करता है, सूखे प्रदेश में। इसकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और अरेबियन पेनिनसुला से सिनाई डेजर्ट जो इजिप्ट में आता है वहां तक ये फैले हुए रहते हैं। देखिए, स्प्रिंग में ये ब्रीडिंग के बाद जो एशियन बस्टर्ड हैं वो साउथ की ओर माइग्रेट करते हैं और सर्दियों के समय में पाकिस्तान में आ जाते हैं। अरेबियन पेनिनसुला और आसपास का जो साउथ वेस्ट एशिया है वहां पर भी आ जाते हैं। अगर आप में से किसी के पास भी हौबारा बस्टर्ड का कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप उन्हें कॉल करके ये जरूर से बता दें कि इस बार पाकिस्तान नहीं जाना है, वहां पर खतरा है, तो वो अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस इनका वल्नरेबल है, मतलब वल्नरेबल जीव है जिसे पाकिस्तान अलाउ कर रहा है गेस्ट को मार देने के लिए। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और सीएमएस कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के अपेंडिक्स 2 में है। मतलब काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड जीव है जिसे अनुमति दी गई है जान से मार देने की। थ्रेट्स की बात करें तो पोचिंग की जाती है इसका मांस खाने के लिए, मीट खाने के लिए, क्योंकि इसके मीट के बारे में ये मान्यता है कि ये अफोर्डिजियक होता है। मतलब इसमें ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जो सेक्सुअल डिजायर्स को इंक्रीज करता है। लोग इस लालच में भी इस जीव को मारते हैं और इसका हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है। बाकी पाकिस्तान तो है ही बच्ची खुशी को हंट करवाने के लिए, तो पाकिस्तान वैसे तो पाकिस्तानी इसको अलाउ नहीं करता कि वो इसे हंट करें, बट जो रॉयल फैमिली यूएई की है वो उन्हें हर साल इनवाइट करते हैं कि आप आइए और शिकार करिए। तो देखिए, ये सब प्रैक्टिसेस तो डेफिनेटली गलत हैं और इन पर कुछ ना कुछ चेक्स तो जरूर होने चाहिए। आर्टिकल है वो वन प्लैनेट समिट के बारे में है। हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया वन प्लैनेट समिट 2021 फॉर बायोडाइवर्सिटी। फ्रांस ने इसे यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। ऑब्जेक्टिव ये है, इसके 4 फोकस एरियाज हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे। पहले तो प्रोटेक्ट करना है हमें टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम दोनों को ही, और हमें एग्रो इकोलॉजी को प्रमोट करना है जहां पर हम एग्रीकल्चर इस तरीके से ऑप्ट करते हैं कि इकोलॉजी को नुकसान ना हो। हम कैसे सस्टेनेबल तरीके से खाना उगा सकें, ग्रेन्स उगा सकें, इसको हमें देखना है। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडिंग को इंक्रीज करना है। लिंक्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ों को काटते हैं, उससे ह्यूमन हेल्थ को क्या नुकसान होता है, एनिमल्स को क्या नुकसान होता है। शायद तब हमें समझ आ जाए और हम पेड़ों को काटना बंद कर दें। इसकी थीम रही लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, एक साथ मिलकर नेचर के लिए काम करते हैं। हाइलाइट्स के तौर पे देखें तो 50 कंट्रीज ने कमिट किया कि वो 30% जो हमारा प्लेनेट है उसे प्रोटेक्ट करेंगे, जिसमें लैंड और सी दोनों एरिया आता है, जहां पर हम कोशिश करेंगे कि स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो और हम क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उसे भी एड्रेस कर सकें। ये हाई, देखिए अभी फ्रांस ने इसके पहले एक हाई एम्बिशन कोलेशन फॉर नेचर एंड पीपल अनाउंस किया था 2019 में, जहां पर फ्रांस के साथ कोस्टा रिका और ब्रिटेन भी थे, जहां पर उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें 30% प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। अभी इस पूरे कोलेशन को 50 देशों ने ज्वाइन कर लिया है। समिट में अभी एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया प्रीजॉट के नाम से, जहां पर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये कहा कि हम इंटरनेशनल इनिशिएटिव लेंगे ताकि जो जेनेटिक डिसीज है या पेंडेमिक्स हैं हम उन्हें प्रिवेंट कर सकें। जेनेटिक डिसीज उन डिसीज को कहते हैं जो जानवरों से इंसानों में आ जाती हैं। अगला जो आर्टिकल है वो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 रिलीज किया, जहां पर यह कहा गया कि एनुअल कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन क्लाइमेट चेंज को लेकर 2050 तक 4 गुना बढ़ जाएगा। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट चेंज बदल रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या हम अपने आप को इतना बेहतर बना रहे हैं कि हम इस बदलती हुई सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल सकें? एडेप्टेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। ये नेचर भी करती है, ह्यूमन बीइंग भी करते हैं। दोनों तरीके का एडेप्टेशन हो सकता है। अगर निगेटिव है तो हम उसके निगेटिव इफेक्ट्स को मॉडरेट कर लेते हैं खुद को एडाप्ट करके। अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसके पॉजिटिव्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एडाप्ट करके। ये की पिलर रहा पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज का। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है
तो आपकी बॉडी उस गर्मी को सहने की क्षमता बढ़ा ले, या हम कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लें कि हम गर्मी से बच सकें। इसी को आप एडाप्टेशन कह सकते हैं। इसमें देखिए, हम बात कर रहे थे पेरिस क्लाइमेट चेंज को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था पेरिस में, यहाँ पर सभी कंट्रीज और कम्युनिटीज को ये इंश्योर करना था ताकि हम ह्यूमन बीइंग की वल्नरेबिलिटी को कम कर सकें, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके इम्पैक्ट को मॉडरेट करके कम करके। इसमें देखिए, प्रिलिमिनरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया था कि हम एडाप्टेशन गैप को कैसे मेजर करेंगे, यानी कि जो बदलाव हो रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए, एडाप्ट करने के लिए हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच का जो गैप है इसे ही एडाप्टेशन गैप कहा जाता है। इसमें 3 डायमेंशंस हैं। एक तो फंडिंग गैप, कितना पैसा चाहिए इस गैप को फुलफिल करने के लिए। टेक्नोलॉजी गैप, कितनी टेक्नोलॉजी चाहिए इस गैप को फुलफिल करने के लिए। और नॉलेज गैप, कितनी जानकारी चाहिए। तो फंडिंग, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज तीनों रिक्वायर्ड है। अब देखिए, जो ओवरऑल फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में निकल के आई वो ये थी कि हालांकि कंट्रीज प्लानिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं एडाप्टेशन गैप को फुलफिल करने के लिए, बट पैसे की कमी पड़ रही है। इसी वजह से हम बढ़िया तरीके से एडाप्टेशन का काम नहीं कर पा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। ये एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है जिसे 5 जून 1972 को स्टैब्लिश किया गया था। ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा तैयार करते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि इन्वायरमेंट को हमें कैसे प्रिजर्व करना है यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम के भीतर रहते हुए ही, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने को लेकर ये एडवोकेसी करते हैं, आर्गुमेंट्स रखते हैं। कई तरीके के रिपोर्ट्स आते हैं यूएनईपी के द्वारा। 2000 एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स और इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। मेजर कैंपेन्स इनके हैं बीट पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है, वाइल्ड फॉर लाइफ। इनका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है। कई सारे और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 के जनवरी में आया था। 5 साल का एक्शन प्लान है कि हम 20 से 30% जो PM10 और PM2.5 है उसे कम करेंगे। बेस ईयर 2017 का रहेगा। नेशनल सोलर मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 2009 में आया था। इसमें ग्रिड पैरिटी का ऑब्जेक्टिव है। ग्रिड पैरिटी का मतलब ये होता है कि हम कोल को जलाकर बिजली पैदा कर रहे हैं, तो हम 2022 तक उतने ही कॉस्ट पर किसी अल्टरनेटिव मेथड के माध्यम से बिजली पैदा करेंगे। वो सोलर एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है। इसे ही ग्रिड पैरिटी कहा जाता है। उद्देश्य यह है कि सोलर एनर्जी को हम इंक्रीज करेंगे। एक इनिशिएटिव और ये है कि भारत स्टेज 4 से हम सीधा भारत स्टेज 6 पर चले गए, जबकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये हमने 1 अप्रैल 2020 से ही कर दिया। हमें ये 2024 से करना था ताकि जो व्हीकल्स हैं वो कम पोल्यूशन फैलाएं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में आया था ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, गवर्नमेंट को भी, साइंटिस्ट को भी, इंडस्ट्रीज को भी, कि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है। उजाला स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई थी जिसमें 360 मिलियन LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए गए। फायदा ये हुआ कि 47 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन पर ईयर कम हो गया है, और 38 मिलियन टन जो CO2 पर ईयर एमिट होता था वो भी कम हो गया है। तो कई सारे फायदे हो रहे हैं सरकार के इनिशिएटिव्स के माध्यम से। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो हरिके वेटलैंड के बारे में है। अभी हाल ही में विंटर माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स जो कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का इस्तेमाल करती हैं, उन्होंने पंजाब के हरिके वेटलैंड में आना शुरू कर दिया है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे सेंट्रल एशिया से होता हुआ एक ऐसा रास्ता है जिसको पक्षी इस्तेमाल करते हैं भारत तक आने के लिए। हरिके वेटलैंड नॉर्थ इंडिया के कुछ बड़े वेटलैंड्स में से एक है जो कि पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। यह हरिके वेटलैंड 1952 में एग्जिस्टेंस में आया था, जब सतलुज और बियास रिवर जहां पर मिलती हैं वहां पर एक बराज बना दिया गया, काइंड ऑफ डैम, जिसके बाद वहां पर जो पानी इकट्ठा हुआ उसने बर्ड्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया इस वेटलैंड के एग्जिस्टेंस के साथ ही। ये बियास और सतलुज नदी के कन्फ्लुएंस पर आपको मिलेगा। माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करें तो ये कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स का घर बन जाता है विंटर के समय में, जब वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल एरिया कवर होता है यूरोप और एशिया का, जब वो आर्कटिक से चलकर इंडियन ओशन की ओर ट्रेवल करती हैं। कई सारे पक्षी जैसे कि यूरेशियन कूट, ग्रे लैग गूज, बार हेडेड गूज, गैडवाल और नदन शॉवेलर, ये कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट बर्ड्स हैं जो हरिके वेटलैंड में विजिट करते हैं। इसके अलावा कुछ इंडेंजर्ड एक्वेटिक मैमल्स भी वहां पर और रेप्टाइल्स भी हमें मिल जाते हैं। इंडस रिवर डॉल्फिन, स्मूथ कोटेड ऑटर और रेयर फ्रेश वाटर टर्टल की 7 स्पीसीज हमें वहां मिल जाती हैं। इसे वेटलैंड का स्टेटस 1990 में दिया गया रामसर कन्वेंशन के तहत। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो सक्षम अवेयरनेस कैंपेन के बारे में है।
हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इस अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किया जिसका नाम है सक्षम। अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें अवेयर किस बात को लेकर करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का इनिशिएटिव है, मतलब अवेयरनेस फैलाई जाएगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जुडिशियस यूज़ करें। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा, पीसीआरए के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत ही काम करता है। पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कैंपेन है ये, ताकि हमें फ्यूल को कंजर्व करना है। उद्देश्य ये रहेगा कि लोगों को अवेयर किया जाए कि जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का या फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका एनवायरमेंट पे और हमारे खुद के हेल्थ पर कितना नुकसान होता है अगर हम कार्बन का एमिशन बढ़ाते हैं। तो जो आइडिया है इसका उद्देश्य ये है कि कंज्यूमर्स को कन्विंस किया जाए कि हमें क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल करना है, लाइक सीएनजी। पैन इंडिया इनिशिएटिव होगा, हम अवेयरनेस फैलाएंगे कि हम क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें और जिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, पेट्रोल डीजल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हम बहुत अच्छी तरीके से जुडिशियस यूज़ करें। 7 की एरियाज होंगे जिन पर फोकस किया जाएगा इस इनिशिएटिव में, कैंपेन में। हमें गैस बेस्ड इकोनॉमी बनना है, हम गैस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्लीनर यूज़ होगा फॉसिल फ्यूल्स का, हम डोमेस्टिक सोर्सेज पर ज़्यादा रिलाई करेंगे, बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे, जो हमारी रिन्यूएबल टारगेट्स हैं हम उनको पूरा करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाएंगे ताकि जो मोबिलिटी के टूल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें कार्बन का एमिशन कम किया जा सके। क्लीनर फ्यूल्स जैसे कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम इंक्रीज करने का ट्राई करेंगे और डिजिटल इनोवेशन को हम बढ़ाएंगे पूरे देश में एनर्जी सिस्टम में। अब बात पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के बारे में भी कर लेते हैं। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के तहत काम करता है। ये एनर्जी इफिशियंसी को पूरे देश में इकोनॉमिक सेक्टर में प्रमोट करता है। उद्देश्य ये है कि ये गवर्नमेंट को पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज प्रपोज करता है कि कैसे हम पेट्रोलियम का कंजर्वेशन और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। आर्टिकल इंडियन स्टार टॉर्टॉइस के बारे में है, एक प्रकार का कछुआ। अभी हाल ही में इन्हें स्मगल किया जा रहा था आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, जहां पर इन्हें सीज कर लिया गया। इसके बाद ये टॉर्टॉइस न्यूज़ में आया। इसके बारे में बात करते हैं। इसका साइंटिफिक नाम जियोकेलॉन एलिगेंस है। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये ड्राई वेजिटेशन में रहना पसंद करता है। ड्राई वेजिटेशन में आपको स्क्रबलैंड्स आ जाएंगे, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट एजेस, डेजर्ट्स के जो किनारे होते हैं, बिल्कुल रेगिस्तान में नहीं, और जो एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स ऑफ फील्ड्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होता है वहाँ पर भी ये समटाइम्स मिल जाते हैं। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सेंट्रल और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वेस्ट पाकिस्तान में और श्रीलंका में देखने को मिलेंगे। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में इन्हें शेड्यूल 4 में रखा गया है। शेड्यूल 4 का मतलब ये है कि ये इंडेंजर्ड नहीं है। वैसे पेनल्टी तो होती है अगर रूल्स का वायलेशन किया जाए और इन्हें प्रोटेक्ट ना किया जाए तो, बट उससे कम होती है ऐसे एनिमल्स के कंपैरिजन में जिन्हें शेड्यूल 1 या 2 में रखा गया हो। साइट्स की बात करें तो उसके अपेंडिक्स 1 में ये अभी रखा गया है। इसके पहले ये अपेंडिक्स 2 में हुआ करता था। इनफैक्ट इंडिया ने ही प्रयास किया था कि साइट्स के इसे अपेंडिक्स 1 में रखा जाए ताकि इसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा सके। आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। खतरा वही, इलीगल स्मगलिंग की जाती है। कई सारी एशियन कंट्रीज में लाइक थाईलैंड, चाइना, मलेशिया में लोग इसे पेट की तरह पालते हैं, तो उससे इन्हें खतरा रहता है क्योंकि ये नेचुरल हैबिटेट से अलग हो जाते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स में इंडिया के प्रयासों से ही ये साइट्स के अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में रखा गया। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक के बारे में है। स्टॉक का मतलब होता है सारस। देखिए, बिहार में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से इस सारस की प्रजाति को बचाने का प्रयास किया गया, सफल भी रहा। 2007 में जहां इनकी संख्या केवल 78 हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 2020 में 600 हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, एक प्रकार का ये इंडेंजर्ड ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक जो है, ये एक रेयरेस्ट स्पीसीज है। दुनिया में 20 सारस की प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें ये काफ़ी दुर्लभ हैं, जिनमें से 8 इंडिया में पाई जाती हैं। ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक जो है वो उनमें से एक है। देखिए, एक समय ऐसा था जब साउथ ईस्ट एशिया में ये बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत कम लोकेशंस में मिलते हैं, आसाम और बिहार में भारत में मिलते हैं। प्रेक्टोल कंबोडिया में एक लोकेशन है, वहाँ पर भी ये मिलते हैं, बहुत कम जगहों पर मिलते हैं। ये जो सारस की प्रजाति है
ये आसाम के कुछ थिक पॉपुलेटेड विलेजेस में जो ऊंची हाइट वाले पेड़ होते हैं वहां पर नेस्टिंग करना पसंद करता है। अगला आर्टिकल है वो गूची या फिर मोरेल के बारे में है। गूची या फिर मोरेल, सबसे पहले तो ये है क्या? ये मशरूम की एक प्रजाति है। अभी हाल ही में डिमांड की गई कि इसे जीआई टैग दिया जाए। इसे दुनिया का सबसे महंगा मशरूम माना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में पार्टिकुलरली मिलता है, और भी जगहों पर वैसे ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर की और हिमाचल प्रदेश की। इसकी जो कीमत है वो 20,000 रुपए प्रति किलो से लेकर 50,000 रुपए प्रति केजी तक जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जो लोकल फार्मर्स हैं या ट्राइबल्स हैं वो इसे इकट्ठा करते हैं, सुखाते हैं और फिर बेच देते हैं। इसकी काफी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी है। इट इज अ काइंड ऑफ विटामिन टैबलेट जिसमें विटामिन बी, सी, डी और के मिलता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट में यूजुअली इसे देखा जाता है। काफी महंगा है, इसीलिए कई बार कहा जाता है कि गुची की सब्जी खाने के लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। और कहावतों में तो ये भी कहते हैं कि हाँ, जब आसमान में बिजली चमकती है तब ये गुची जमीन से पैदा होता है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। इट इज अ काइंड ऑफ मशरूम जो काफी रेयर है और कम मिलता है, मतलब इसे ढूंढना पड़ता है जंगलों में जाकर। ये साल में केवल 2 ही महीने मिलता है। उसी समय इसे इकट्ठा करके जो वहां के ट्राइबल्स हैं वो सुखा लेते हैं, फिर बेचते हैं। उन्हें तो बहुत अच्छी कीमत नहीं मिलती, फिर भी उन्हें 15,000 से 20,000 रुपए पर केजी मिल जाता है। बाद में इसे रेस्टोरेंट तक पहुंचने में इसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, 30,000 रुपए, 35,000 रुपए पर केजी। और इंटरनेशनल मार्केट में जब ये जाता है तो लगभग 50,000 रुपए पर केजी तक इसकी कीमत हो जाती है। 90% गुची या फिर मोरेल जो इकट्ठा होता है इंडिया में, उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग प्राइमरली एग्रीकल्चरल, नेचुरल या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, अगर वो पार्टिकुलरली एक डिफरेंट ज्योग्राफिकल टेरिटरी में ही मिलते हैं तो। जीआई टैग होने का मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बढ़िया है और वो विशेष है क्योंकि वो एक पार्टिकुलर प्लेस पर मिल रहा है। इसे गवर्न किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत, और जीआई टैग इशू किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री के द्वारा, जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है। एक बार में जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, बाद में उसे रिन्यू कर सकते हैं 10 साल के लिए आगे बढ़ाकर। अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो उसका रिकॉग्निशन बढ़ जाता है, इस वजह से उसका जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ता है। ठीक है, हमारा अगला आर्टिकल बंदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में है। यहाँ पर एक जो हाथी है, एलिफेंट, उसका पैर फंस गया था फिशिंग नेट में नुगु रिजर्वायर में, जो कि बंदीपुर टाइगर रिजर्व के नजदीक में है कर्नाटका में। बाद में उस हाथी को बचा लिया गया, निकाल लिया गया। ये टाइगर रिजर्व है बंदीपुर टाइगर रिजर्व, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बिल्कुल जुड़े हुए एरिया में है कर्नाटका में, मैसूर और चामराजनगर। ये ट्राई जंक्शन एरिया पर लोकेटेड है 3 राज्यों के, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। 1974 में जब 9 टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर किए गए थे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व उनमें से एक था। 1985 में आसपास का कुछ एरिया जोड़कर बंदीपुर नेशनल पार्क बना दिया गया। काबिनी रिवर इसके नॉर्थ में फ्लो करती है और मोयार रिवर इसके साउथ में। नुगु रिवर बंदीपुर टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। कुछ टाइगर रिजर्व इसके आसपास हैं। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका का बंदीपुर टाइगर रिजर्व के नॉर्थ वेस्ट में है और काबिनी रिवर ही दोनों का बॉर्डर बनाती है। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का इसके साउथ में है और वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला की है वो इसके साउथ वेस्ट में है। काफी रिच बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर, फ्लोरा और फौना की मेगा बायोडाइवर्सिटी एरिया का पार्ट है ये। बंदीपुर, नागरहोल, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम और वेनाद के साथ मिलकर एक ऐसा एरिया बनाता है जहां पर एक ऐसा सिंगल एरिया जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन में टाइगर्स पाए जाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ एरिया बन जाता है ये। यहां पर एशियन एलिफेंट की एक सबसे बड़ी पॉपुलेशन पाई जाती है सिंगल प्लेस पर, अगर इस पूरे एरिया को देखा जाए तो, और ये मैसूर एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। एशियन एलिफेंट्स की बात करते हैं। एशियन एलिफेंट्स की 3 सब स्पीसीज हैं, इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन। एशियन एलिफेंट्स इंडेंजर्ड हैं, आईयूसीएन रेड लिस्ट में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है। हाथी को बचाने के लिए कई इनिशिएटिव लिए गए हैं, गज यात्रा, माइक प्रोग्राम जिसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, और प्रोजेक्ट एलिफेंट। अगला आर्टिकल ड्रैगन फ्रूट के बारे में है। गुजरात की सरकार ने भी डिसाइड किया कि वो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखेंगे, क्योंकि ड्रैगन से लगता है जैसे ये चाइना में ओरिजिनेट होता हो या चाइना से इसका ओरिजिन हो, जबकि ऐसा है नहीं। ये ड्रैगन फ्रूट जो है वो वाइल्ड कैक्टस की एक प्रजाति है
जो कि साउथ और सेंट्रल अमेरिका की इंडिजीनियस है, जहां पर इसे पिताया या फिर पिताया भी कहा जाता है। ये जो फ्रूट है ये सफेद और लाल रंग का होता है, हालांकि कुछ पीले रंग का भी मिलता है जो कि काफी रेयर है। और इसमें छोटे छोटे काले बीज होते हैं जैसे कीवी में होते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ड्रैगन फ्रूट का वो है वियतनाम, जहां पर 19वीं सेंचुरी में फ्रेंच ने वियतनाम में इस फ्रूट को इंट्रोड्यूस किया था। वियतनाम में इसे थांग लोंग कहा जाता है, इसका मतलब ड्रैगन्स आई ही होता है। ड्रैगन फ्रूट कई सारे देशों में कल्टीवेट किया जाता है, थाईलैंड, ताइवान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, श्रीलंका। इंडिया में 1990 के आसपास ये आया था। इंडिया में कई सारी जगहों पे उगाया जाता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, हर तरीके की जमीन में उग जाता है। ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है। आर्टिकल है वो कर्नाटका भी प्लान कर रहा है कि पहला वोल्फ सेंचुरी बनाया जाएगा कोप्पल में। लोकेशन देखिए, ड्राई लैंड होगा, जो सूखे इलाके होते हैं वहीं पर वोल्फ रहना भी पसंद करते हैं। तो जो कोप्पल डिस्ट्रिक्ट है कल्याणा कर्नाटका रीजन का, वहीं पर इसे डेवलप किया जाएगा। जो सेंचुरी बनेगी वोल्फ्स के लिए, वो ना केवल वोल्फ्स के लिए बल्कि स्ट्रिप्ड हाइना, इंडियन फॉक्स, गोल्ड फॉक्स और अदर एनिमल्स के लिए भी एक कंजर्वेशन का काम करेगी। अगला आर्टिकल है दैट इज अबाउट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, अभी हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को वर्चुअली रिलीज किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। आई रिपीट, इसे रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। आपको यह जरूर से याद रखना है बिकॉज इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। अब देखिए, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में होता यह है कि हम ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि इस पूरी दुनिया को किन किन चीजों से सबसे ज्यादा खतरा है। यूजुअली क्लाइमेट चेंज को अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है पूरे ग्लोबल सिनेरियो के लिए, पूरे अर्थ के लिए। लेकिन इस बार की रिपोर्ट में जो टॉप पोजीशन दी गई है दैट इज टू इन्फेक्शियस डिसीज। आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों किया गया होगा, बिकॉज अभी भी हम कोविड-19 पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं। तो अभी के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है हमारे पूरे अर्थ के लिए या पूरे ग्लोबल सिनेरियो में दैट इज इन्फेक्शियस डिसीज। बाकी क्लाइमेट चेंज का जो थ्रेट है वो तो है ही, बट टॉप पर इन्फेक्शियस डिसीज है। ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे किया जाता है, उसमें जो बातें निकल कर आती हैं उसी के जरिए इस पूरे रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। 650 मेंबर्स ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया। इसमें सिविल सोसाइटीज, एनजीओज और भी कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है इस धरती को सबसे ज्यादा खतरा किन चीजों से है। फिर वो अपनी लिस्टिंग बताते हैं, उसके बेसिस पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये पूरी रिपोर्ट रिलीज करती है। उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हम रिस्क आइडेंटिफाई कर सकें और उसके कंसिक्वेंसेस पर भी बातचीत कर सकें कि कौन से ऐसे रिस्क हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले हैं। सोसाइटल फ्रेगमेंटेशन और इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, इसीलिए इसे सबसे ऊपर की श्रेणी में रख दिया गया। टॉप रिस्क बाय इंपैक्ट, मतलब ऐसे खतरे जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, इसमें इन्फेक्शियस डिसीज को सबसे ऊपर रखा गया। 2020 में इन्फेक्शियस डिसीज को 10th नंबर पे रखा गया था, लेकिन अचानक से ये लिस्ट में बिल्कुल ऊपर आ गया है। कोविड-19 का जो इमीडिएट ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसने हमें कई साल पीछे ढकेल दिया है। पूरी दुनिया में पॉवर्टी और इनइक्वालिटी बढ़ गई है। जो सोशल कोहेजन था और ग्लोबल कोऑपरेशन था वो भी डैमेज हुआ है। आज एक देश का जो ग्लोबल लीडर है वो दूसरे देश में जाने से कतरा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक या उसके कॉज्ड जो सिचुएशंस हैं उसकी वजह से। डिजिटल गैप भी बढ़ा है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि अब डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा चीजें वर्चुअल करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि गैप मेंटेन कर सकें ह्यूमन टू ह्यूमन। लेकिन सभी के पास डिजिटल मींस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए एक प्रॉपर गैप इनहेंस होता चला जा रहा है। इनइक्वालिटी बढ़ रही है और जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज हैं वो भी बढ़ रही हैं, बिकॉज डिजिटल सिनेरियो में सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्लाइमेट कंसर्न अभी भी बने हुए हैं। कोविड-19 का खतरा जो है वो तो है, लेकिन क्लाइमेट रिलेटेड मैटर्स अभी भी इंपॉर्टेंट हैं जो कि रिस्क लिस्ट में काफी ऊपर हैं। सेकंड नंबर पर अभी क्लाइमेट एक्शन फेल्योर को डाल दिया गया है, बाकी उसका खतरा अभी भी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसे 1971 में स्टैब्लिश किया गया था नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पे। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को ये एनहेंस करते हैं। पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल और भी कई तरीके के सिनेरियोज में ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंगेज करते हैं और जो ग्लोबल, रीजनल या फिर इंडस्ट्री एजेंडाज हैं उसका एक प्रॉपर शेप प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्र में एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए कमीशन का गठन किया गया था उसके ऊपर है। हुआ यूं था कि अक्टूबर 2020 में एक ऑर्डिनेंस आता है।
हमें पता है कि ऑर्डिनेंस हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी भी प्रेसिडेंट के द्वारा आता है तब जब हमारे पार्लियामेंट में से कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं होते हैं। और इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने मन से नहीं बोलते हैं, बल्कि यूनियन कैबिनेट इनको सलाह देते हैं ये ऑर्डिनेंस पास करने के लिए। ये उतना ही पावर रखता है जो कि एक पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ रख सकता है। फिलहाल ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि अभी इस कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर में एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने की बात की जा रही है, जो अपने आप में खूब सारे अलग अलग तरीके के ऑपरेशन देख सकेगा, प्लानिंग कर पाएगा, डिसीजन ले सकता है। इस तरीके से ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में, तो उसका कंपोजिशन कुछ इस हिसाब से है कि उसको कोई भी सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के रैंक का पर्सन या गवर्नमेंट ऑफिशियल चेयर करेगा, और ये एक प्रकार का परमानेंट बॉडी होगा जिसमें लगभग 20 मेंबर या इससे ज़्यादा लोग होंगे। स्टेचूटरी अथॉरिटी होगा, और ये कमीशन जो आसपास के हमारे स्टेट है ना, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो भी एनसीआर रीजन के एडजॉइनिंग एरियाज में आते हैं, उन सभी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऊपर ये रहेगा। मतलब कि इसकी अथॉरिटी और ज़्यादा है। ये अपना पावर यूज़ करके इन स्टेट गवर्नमेंट्स वाले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी कुछ डायरेक्शंस दे सकता है, बता सकता है कि भाई ऐसा ऐसा काम आपको करना है। और इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है कि कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई हो सकता है, तो वो एनसीआर, उसमें वही हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का भी कुछ एरिया इंक्लूड है, पूरा एनसीआर इंक्लूडेड है। और एयर पोल्यूशन के मामले में ये सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इसरो की भी मदद ले रहा है, और उसके मदद के साथ साथ ये रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी सलाह देगा। इसके पास पीनल पावर्स भी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि कोई एक एरिया है जो कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री हमें नहीं बनानी थी लेकिन किसी ने बना दिया, उस केस में ये क्या कर सकता है, ये कमीशन, इसके पास पूरा अधिकार है कि इस इंडस्ट्री सेटअप करने वाले के ऊपर ये लगभग 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगा सकता है, या फिर इनको 5 साल की सजा भी देने का अधिकार इनके पास है। अगला आर्टिकल हमारा उसेरिया जोशी से रिलेटेड है। ये एक प्रकार की चींटी की बहुत ही रेयर जीनस है। इसको हाल फिलहाल में यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर इसको ट्रेस किया गया है। ये जो रेयर जीनस है, इसका नाम जो यहाँ पर जोशी आप देख रहे हो, ये हमारे बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च के अंदर में प्रोफेसर अमिताभ जोशी, उनके नाम पर ये दिया गया। ये जो रिसर्च सेंटर की हम बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। इस चींटी के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो इसके पास 10 सेगमेंटेड एंटीना हैं, जो इसको थोड़ा डिफरेंट बनाती है, और बहुत पुराना लीनिएज हम बोल सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं। इसीलिए ये एकमात्र का ऐसा मॉडल ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ही रेयर स्पीशीज है, बस इतना ही याद रखना है आपको। अगला आर्टिकल हमारा इंडियन सुंदरबन से रिलेटेड है। आप इसके मैप से भली भांति परिचित हैं। हाल फिलहाल में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक पब्लिकेशन अपना निकाला है। उसके अंदर में बताते हैं कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो बहुत सारे स्पेसीज का एक होमलैंड है। बहुत सारे स्पेशीज, लगभग इन्होंने बताया कि 428 स्पेशीज, डिफरेंट स्पेशीज यहाँ पर रहते हैं। इंडियन सुंदरबंस की बात करें तो हमें पता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। साथ ही साथ ये बे ऑफ बंगाल वाले कोस्टल रीजन को कवर करता है, और ये इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में पाया जाता है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट जैसा ही है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, जहाँ पर हम रॉयल बंगाल टाइगर्स को खूब सारा पा सकते हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रामसार साइट है, सब कुछ है ये। तो अब तो सब हो गया है, पहले इतना सब कुछ में नहीं काउंट होता था। इंडियन सुंदरबंस जो है ना, वहाँ पर बहुत सारी पक्षी, जिसमें से मास्ड, फिनफुट, बफी, फिश आउल, अब इन सब का नाम तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। किंगफिशर की ऐसी 12 स्पीसीज हैं, जिसमें से 9 यहाँ पाए जाते हैं। गोलियाथ हेरन, स्पून बाइल्ड, सैंड पाइपर, ऐसे बहुत सारे। यहाँ पर ना क्या होता है, जब लो टाइड का टाइम होता है ना, तो जो मड फ्लैट्स होते हैं, मतलब कि जो निचले हिस्से के पानी के अंदर कभी कभी डूबे हुए जो रीजन्स होंगे, वो ऊपर दिखने लगते हैं। और हमें पता है कि ये जो मड फ्लैट्स हैं, जो कि लो टाइड में जब ऊपर की तरफ दिखने लगते हैं, ये ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिच होते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिच होने से क्या हुआ कि पक्षियों के लिए सबसे बेहतर जगह हो गया पिकनिक मनाने का। मतलब कि आखिर यहाँ पर वो अपने रास्ते में रुक सकते हैं, यहाँ पर खाने का बंदोबस्त भी है, बैठने का आराम करने का भी बंदोबस्त है। तो आराम से ये जो मड फ्लैट्स होते हैं या वेटलैंड्स होते हैं, ये खूब अच्छे से काम आ सकते हैं इन पक्षियों के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर अपने जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर अपना स्टॉपेज या फिर स्टॉप ओवर साइट जरूर से बनाते हैं। अगला आर्टिकल हमारा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से रिलेटेड है। इसका कॉन्टेक्स्ट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात करते हैं WCCB की। ये एक प्रकार का स्टेचुटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर में। बेसिक मकसद इसका यही है कि क्राइम के अगेंस्ट, जो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं उनके अगेंस्ट इसको लड़ाई करनी है। और ये एक प्रकार का एडवाइजरी बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस देता है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम को कैसे हम कम कर सकते हैं, और जो भी क्राइम उस टाइम पर होते रहते हैं उसकी भी खबर ये रखता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का सेक्शन 38 क्लॉज Z ये कहता है कि WCCB के पास ये पावर है कि वो वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए वो लोग इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी उनसे संबंधित इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको तुरंत के तुरंत ये बात सर्कुलेट कर सकते हैं कि उनके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए या फिर जो भी क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कैच किया जाए। साथ ही साथ ये सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक भी बनाते हैं, जिसके चलते अलग अलग स्टेट या फिर सेंटर को हमारे पास एक सेंट्रल डेटा होता है, जिससे कि जहाँ पर भी ऐसे वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं वहाँ पर हम कड़ी निगरानी रख सकें। फॉरेन अथॉरिटीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट करना इंटरनेशनल लेवल पर, और हमें जितने भी वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं उसमें जितना भी साइंटिफिक और प्रोफेशनल एडवांसमेंट की ज़रूरत होती है उसके लिए भी कैपेसिटी बिल्ड करना। साथ ही साथ गवर्नमेंट जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे क्राइम्स के लिए असिस्ट करना। ये कुछ कस्टम अथॉरिटीज़ होती हैं इसी फील्ड में जो कि फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने की बात करती हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, साइट्स या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इन सभी चीज़ों में भी ये अपना एडवाइस देते हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की इंडिया को 2019 की 7th वर्स्ट हिट कंट्री माना गया है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के हिसाब से। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में जो अभी इंडेक्स आया है ये एनालाइज करता है 2019 में घटी घटनाओं के बारे में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये असल में एनुअली ये रिपोर्ट निकलती है जो कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, और इसे कौन सी बॉडी या कौन सा थिंक टैंक पब्लिश करता है तो उसका नाम है जर्मन एक डेवलपमेंट लॉबिस्ट बॉडी है जिसका नाम है वॉच। ये आपको पता होना चाहिए, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ जाते हैं। ये एनालाइज करते हैं किस हद तक जो भी वेदर के फिनोमिनन्स हैं, चाहे वो फ्लड्स हो, स्टॉर्म्स हो या फिर हीट वेव्स हैं, वो किस तरह किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहाँ की इकॉनमी पे प्रभाव डालते हैं। और ये इंडेक्स का डेटा म्यूनिक के नेटकैट सर्विस से लिया जाता है। और आखिर ये किया क्यों जाता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको बताया जा सके, उनको कैटेगराइज किया जा सके कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन पे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट रिस्क की वजह से, और जिनकी मदद की जा सके और उनको पॉलिसीज़ में भी हेल्प की जा सके ताकि वो अपने आप को तैयार कर पाएँ इस रिस्क से लड़ने के लिए। इंडिया को 7th वर्स्ट हिट माना गया 2019 में, और इसकी वजह यह है कि इस साल बहुत सारे फ्लड्स आए थे, हैवी रेनफॉल हुई थी। और अगर आपको याद है 2019 के बारे में तो लगभग 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए थे, क्योंकि उनमें से 6 बहुत ज़्यादा सीवियर थे। और हमने देखा था कि जो नॉर्थ इंडियन ओशन था वहाँ पे जितने भी साइक्लोन्स आए थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और रेनफॉल की वजह से भी मानसून में जो चेंजेस आए थे, इंटेंस मानसून उस बार आया था, तो उसकी वजह से 11 मिलियन लोगों को प्रभावित हुए थे और लगभग $10 बिलियन का लॉस इंडिया ने झेला था। तो ये दिखाता है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज से लगातार प्रभावित है और ज़रूरत है कि हम पॉलिसी लेवल पे भी अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और जो अपना पॉलिसी मेकिंग है उसको रिजिलियंट बनाएं। वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज में अगर हम टॉप स्पॉट की बात करें तो वो मिलता है मोज़ेम्बिक को, और इंडिया की रैंक है 7th। आगे बढ़ हमारा अगला आर्टिकल है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का। अब सोचिए कि एक इंडस्ट्री में से पानी की ज़रूरत तो हर इंडस्ट्री में पड़ती है, और उस इंडस्ट्री में से जो पानी निकल रहा है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का सीधा मतलब यह है कि जो पानी को, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बाद जो पानी निकल रहा है, इसमें से वेस्ट वाटर को इस तरीके से ट्रीट करें कि इसका जो
वेस्टेज या फिर जो केमिकल कंपोनेंट है, हार्मफुल कंपोनेंट है, वो अलग हो जाए और ये जो रिसोर्स है पानी का, इसको फिर से यूज़ करा जा सके उसी इंडस्ट्री में। तो इससे क्या होगा, जो लिक्विड है वो बाहर कहीं नदियों में या किसी भी पॉन्ड में कहीं पर डिस्चार्ज नहीं करा जाएगा, उस लिक्विड को फिर से यूज़ कर लिया जाएगा। यही बेसिक फंडा है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का। अब थोड़ी सी जानकारी ले लें किस तरीके से ये होता है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कैसे होता है। सबसे पहले तो आप प्री ट्रीटमेंट कर देंगे, पानी का जो है पहले ट्रीटमेंट कर दिया, उसको फिल्ट्रेशन वगैरह कर देंगे। फिर घरों में जो आरओ लगा होता है, आपने यूवी आरओ देखा होगा जो आपके वाटर फिल्टर में लगा है, उसी चीज़ को करके वाटर को साफ कर लेते हैं और उसके अंदर जो भी कंसनट्रेटेड पार्टिकल्स हैं, जो ऑस्मोसिस की वजह से एक तरफ कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा सॉल्ट्स वगैरह का। आपने देखा होगा एक पाइप लगा रहता है जिससे डिस्चार्ज निकलता रहता है पानी का हमेशा आपके आरओस में। वो आरओ में से जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी या टीडीएस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल वाटर। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आएगी कि रिवर्स ऑस्मोसिस यहाँ पर भी यूज़ करा जाएगा। इसके बाद इवोपरेटर और क्रिस्टलाइजर लगाया जाएगा, जिससे जो भी वेस्ट है उसको क्रिस्टल के फॉर्म में आप चेंज कर देंगे और उसको अलग कर देंगे। जब सॉलिड वेस्ट अलग हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, जो वाटर है उसको फिर से इंडस्ट्री में यूज़ कर लेना है। ये सिंपल सा फंडा समझे, इससे ज़्यादा आपको जानकारी की ज़रूरत नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर आप देखिए कितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है। तो एनर्जी जो यूज़ हो रही है वाटर ट्रीटमेंट में, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाली है और इसको कैसे मीट करती है इंडस्ट्री, ये देखना पड़ेगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।